रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एहसास भी नहीं होता, पर ऐसे कई कानून हैं जो हमारी लाइफ को सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। पर सवाल ये है कि ये कानून बनते कहाँ हैं और कैसे? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम चलेंगे भारतीय लोकतंत्र के उस पावर हाउस के अंदर जिसे हम संसद कहते हैं। वो जगह जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की किस्मत का फैसला होता है। मतलब सोच कर देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतने अलग अलग कल्चर्स। तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये देश, खुद को चलाता कैसे है? इसका जवाब ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतनी ही फैसिनेटिंग सिस्टम में छिपा है, और उस सिस्टम का नाम है संसद। अरे, एक मजेदार फैक्ट से शुरुआत करते हैं। क्या किसी को पता है कि 1988 तक इंडिया में वोट देने की एज 21 साल थी? जी हां, 21। फिर आया 61st अमेंडमेंट, जिसने इसे बदलकर 18 कर दिया, और बस रातों रात करोड़ों नौजवानों को देश की पॉलिटिक्स में अपनी बात रखने का हक मिल गया। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलता है, इवॉल्व होता है। तो अगर हमें डेमोक्रेसी के इस सिस्टम को समझना है ना, तो संसद को सिर्फ दिल्ली वाली वो शानदार बिल्डिंग की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक आइडिया है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो असल में हमारे लोकतंत्र को चलाता है। अच्छा, अगर एकदम कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। मतलब वो बॉडी जो कानून बनाती है। ये जो पूरा मॉडल है ना, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसे कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रखनी पड़ती है, और जो सांसद सवाल पूछते हैं उनका जवाब देना पड़ता है। और अगर सरकार पार्लियामेंट का भरोसा खो दे तो उसे रिजाइन तक करना पड़ सकता है। और आर्टिकल 79 के हिसाब से ये पूरा सिस्टम 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 पिलर्स पर खड़ा है। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, प्रेसिडेंट तो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, तो फिर वो पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे हुए? यहीं पर हमारे लोकतंत्र का वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला जीनियस फीचर काम आता है। देखिए, कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दें। वो एक तरह से एक आखिरी सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। चलो, प्रेसिडेंट का रोल तो समझ आ गया। अब जरा पार्लियामेंट के 2 सबसे एक्टिव हिस्सों को, मतलब दोनों हाउसेस को, थोड़ा करीब से देखते हैं। ये ना 2 अलग अलग टीमों की तरह हैं, और इन्हें चुनने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। यहां पर दोनों सदनों का जो मेन डिफरेंस है वो एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है लोकसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल। ये सीधे सीधे हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जहां हमारे वोट से चुने हुए एमपीज बैठते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसका काम है सेंटर में हर स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये फर्क इनकी मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज में भी दिखता है। लोकसभा के लिए चाहिए 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हुए 30 साल। तो राज्यसभा में स्टेट्स की सीटें कैसे डिसाइड होती हैं? इसका सीधा सा जवाब है आबादी के हिसाब से। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट उत्तर प्रदेश से आते हैं 31 मेंबर्स, वहीं गोवा जैसे छोटे स्टेट से सिर्फ 1 मेंबर। ये जो सीटों का फर्क है ना, ये इसलिए है ताकि ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स की आवाज भी मजबूती से सुनी जा सके। लेकिन राज्यसभा में सिर्फ चुने हुए लोग ही नहीं होते। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसी फील्ड से 12 एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट कर सकें। इसका मकसद ये है कि देश के कुछ बेहतरीन माइंड्स जो शायद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, वो भी अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज देश के काम में लगा सकें। ठीक है, तो हाउसेस को तो हमने समझ लिया, पर इनमें जो मेंबर्स बैठते हैं उनका क्या? उनका टर्म कितना लंबा होता है? इसको समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है क्रिकेट की दुनिया से। देखिए, राज्यसभा को आप एक टेस्ट मैच की तरह समझिए, जो हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, एक परमानेंट बॉडी। और लोकसभा, वो है एक T20 मैच की तरह, 5 साल का फिक्स टर्म जो कभी कभी टाइम से पहले भी खत्म हो सकता है। तो इस क्रिकेट एनालॉजी का कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या हुआ? मतलब ये कि T20 की तरह लोकसभा का टर्म 5 साल का है और ये डिसॉल्व हो सकती है। वहीं टेस्ट मैच की तरह राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि हाउस में एक्सपीरियंस और न्यू एनर्जी का एक बढ़िया बैलेंस बना रहता है। अच्छा, तो मैदान भी समझ लिया और खिलाड़ी भी। अब देखते हैं कि असल में खेल खेला कैसे जाता है।
मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनता कैसे है, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। देखिए, किसी भी आइडिया को कानून बनने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में बिल को बस इंट्रोड्यूस किया जाता है। असली काम शुरू होता है सेकंड रीडिंग में। यहाँ इसके हर एक क्लॉज पर, हर एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कशन और डिबेट होती है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। फिर थर्ड रीडिंग में होती है फाइनल वोटिंग। एक हाउस से पास होने के बाद ये पूरी प्रोसेस दूसरे हाउस में रिपीट होती है और आखिर में प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही ये बिल एक्ट यानी कानून बनता है। लेकिन सारे बिल्स इतने सीधे साधे नहीं होते। जब बात आती है पैसे से जुड़े मामलों की, तो खेल के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है? एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल, जिसे आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा में वो लोग हैं जिन्हें सीधे जनता ने चुना है, तो जनता के पैसे पर आखिरी फैसला लेने का हक भी उन्हीं का होना चाहिए। और राज्यसभा की पावर्स कितनी लिमिटेड है इस मामले में? बहुत ज्यादा। जब कोई मनी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाता है ना, तो उनके पास सोचने विचारने के लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं। सिर्फ 14 दिन। अगर 14 दिन में उन्होंने बिल वापस नहीं भेजा, तो ये मान लिया जाता कि बिल पास हो गया, बस। कानून बनाना पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो है, पर यह सिर्फ कोई लॉ मेकिंग फैक्ट्री नहीं है। इसके पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसी पावर्स जिनसे ये सरकार को कंट्रोल करती है और देश की डायरेक्शन तय करती है। पार्लियामेंट की पावर्स का स्कोप बहुत बड़ा है। लॉ मेकिंग के अलावा ये क्वेश्चन आवर और डिबेट्स के जरिए सरकार को अकाउंटेबल बनाती है। ये देश का बजट पास करती है, मतलब सरकार एक भी रुपया पार्लियामेंट की परमिशन के बिना खर्च नहीं कर सकती। जरूरत पड़ने पर यह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और तो और इसके पास प्रेसिडेंट को इम्पीच करने यानी पद से हटाने जैसी जुडिशियल पावर्स भी हैं। लेकिन एक सिचुएशन सोचिए, क्या हो अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी ऑर्डिनरी बिल पर सहमति ही न बन पाए? एक हाउस हाँ कहे, दूसरा ना, तो क्या वो बिल हमेशा के लिए अटक जाएगा? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस डेडलॉक को तोड़ने का भी एक तरीका बनाया है, और वो तरीका है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और बिल पर वोटिंग करते हैं। और क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स की संख्या लगभग डबल होती है, तो जाहिर है कि ज्यादातर मामलों में फैसला लोकसभा के पक्ष में ही जाता है। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कानून कैसे बनते हैं और डिसएग्रीमेंट्स कैसे सुलझाए जाते हैं। अब आखिर में एक सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो इस जॉइंट सिटिंग की इजाजत देता है? इसका जवाब ढूंढने से ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारे लोकतंत्र में कंसेंसस बनाने को यानी सहमति बनाने को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है।